अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ड्रग क्लियरेंस। ठीक है, पहले तो फार्मूला देखो क्या है। ड्रग एलिमिनेशन का रेट और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ठीक है, ये फार्मूला है ड्रग क्लियरेंस का। क्लियरेंस का मतलब होता है बॉडी एक ड्रग को कितनी तेज़ी से प्लाज्मा से हटा रही है। अब प्लाज्मा से हटा रही है क्या मतलब है, प्लाज्मा में ड्रग क्यों होती है। तो आप ये समझ लो कि ड्रग जब हम खाते हैं ओरली या इंजेक्शन, ठीक है, जब लेते हैं हम, तो वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जाता है। ठीक है, अब आपको पता है ब्लड जो है दो चीज़ों से के साथ कंसिस्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट, एक सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में जो होते हैं वो आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। लिक्विड पार्ट में जो होता है वो हमारा प्लाज्मा तो होता है, प्लाज्मा हम उसे कहते हैं। ठीक है, जब ब्लड में सर्कुलेट करती है तो उसे हम प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, ड्रग को इनएक्टिव या लेस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो यूरिन या बाइल से आसानी से निकल जाए। ठीक है, उसे हम कहते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म हम करते हैं फॉर द क्लियरेंस के लिए। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि ये क्लियरेंस क्यों ज़रूरी होता है। ये इनएक्टिव अगर ड्रग है तो हम लेते हैं, इनएक्टिव ड्रग क्यों है, अगर वो लेते हैं तो अंदर एक्टिव कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि हम पहले तो ये देखो, ड्रग पहले जब ना हम ओरल से ड्रग आई अंदर आई, ठीक है, ओरल से ड्रग इंटर हुई बॉडी में, जीआई ट्रैक से वो एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, जीआई ट्रैक से वो क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। फिर अब वो जीआई ट्रैक से वो क्या गई, लिवर में गई। ठीक है, लिवर में उसका क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ उसका। कितने रिएक्शन के साथ कंसिस्ट होता है मेटाबॉलिज्म, फेज़ 1 और फेज़ 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद जो है ड्रग अब एक्टिव हो गई है। अब वो मेटाबोलाइट जो उसके बन गए हैं वो अब इजीली एक्सक्रिएट हो गए हैं, हो सकते हैं यूरिन या बाइल में। ठीक है, पहले तो ये समझो कि ड्रग जब इंटर होती है बॉडी में थ्रू ओरल, ठीक है, ओरल रूट, फिर वो कहाँ जाती है, जीआई ट्रैक्ट से। जीआई ट्रैक्ट से वहाँ क्या होती है उसकी ब्लड में, हाँ, जीआई ट्रैक्ट से वहाँ पे एब्जॉर्ब्ड होती है। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड होके वो कहाँ जाती है, ब्लड में। ठीक है, ब्लड से वो जाती है लिवर में। लिवर में दो रिएक्शन होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। उसके बाद फिर वो ये जो ड्रग या उसका मेटाबोलाइट बॉडी से एक्सक्रिएट करते हैं, एक्सक्रिएट होते हैं। ठीक है, यूरिन या बाई से। ओके, अब ये सवाल है कि सब ड्रग्स जो हैं डायरेक्ट एक्टिव क्यों नहीं होती। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझो कि क्या होती है। प्रोडक्ट मीन्स कि इनएक्टिव ड्रग, क्या, इनएक्टिव ड्रग। तो डायरेक्टली वो एक्टिव क्यों नहीं हम डालते प्रोडक्ट। हाँ, जब लिवर या बॉडी का एंजाइम इसको मेटाबोलाइट करते हैं, उसे एक्टिव फॉर्म में बनाते हैं। सवाल ये होता है कि क्यों। ठीक है, नंबर 1, टू अवॉइड डिग्रेडेशन इन स्टमक। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो स्टमक एसिड से डिग्रेड होती हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हम पहले प्रोडक्ट डालते हैं ओरल में, जीआई ट्रैक्ट एब्जॉर्ब के बाद, जीआई ट्रैक्ट के बाद एब्जॉर्ब के बाद ब्लड में जब आती हैं तो वो लिवर में जाके एक्टिव होती हैं। ठीक है, टू कंट्रोल ऑनसेट ऑफ एक्शन, कुछ का जो एक्शन होता है ऑनसेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ठीक है, और टू इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, लिपिड सोल्यूबल होने की वजह से टू इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हम ये प्रोडक्ट जो होती हैं पहले जो इनएक्टिव होती हैं देन हम उसे एक्टिव फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं दूंगी, क्या, कोडीन जो होता है हमारा, कोडीन जो होता है वो हमारा मॉर्फिन में चेंज होता है। कोडीन जो हमारा पहले होता है वो इनएक्टिव होता है, किस एंजाइम की वजह से वो मॉर्फिन में बनता है, एक्टिव फॉर्म में। कोडीन क्या है, इनएक्टिव ड्रग है। मॉर्फिन क्या है, एक्टिव ड्रग है। ठीक है, एंजाइम यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, CYP2D6। ठीक है, ये इस एंजाइम की वजह से लिवर में ये एंजाइम होता है, ये क्या करता है, कोडीन को मॉर्फिन में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, ओरली हम कोडीन लेते हैं, इनएक्टिव फॉर्म लेते हैं, लिवर में आके इस एंजाइम की वजह से वो मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इनालापिरिल, ठीक है, वो इनालापिरिलेट में कन्वर्ट होता है। इनालापिरिल जो होता है वो इनालाप्रीमेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इनालापिरिल हम जब ड्रग क्यों देते हैं, जब हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम इनालापिरिल देते हैं, जब क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए, पोस्ट एमआई के साथ इनालापिरिल देते हैं। वो क्या होती है, पहले इनएक्टिव ड्रग होती है, बॉडी में आके वो इनालाप्रिलेट में कन्वर्ट होती है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये जो हमारा होता है वो एसी इनहिबिटर है, एसी इनहिबिटर ड्रग है। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि ड्रग जो है पहले जो होती है वो लिपिड सोल्यूबल क्यों होती है। ठीक है,
तो ये समझ लो कि पहले जो हमारी होती है ड्रग लिपिड सॉल्युबल इस वजह से होती है कि वो ईजिली सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकती हैं। आपने ये पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन हमारी बनी होती है मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड फैटी लेयर के साथ, ठीक है। तो ड्रग भी लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है इजीली बॉडी के टिश्यूज़ फैट में स्टोर हो जाती है। जाहिर सी बात है उसको अपना इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो वहाँ भी स्टोर हो जाएगी, तो हार्ड टू एक्सक्रिएट फ्रॉम द बॉडी। तो हमें प्रॉब्लम ये फेस होती है हमारे पास कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो होती हैं वो फैट में एक्यूमुलेट हो जाती हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमारे फैटी लेयर के साथ बनी होती हैं। किडनी से वो एक्सक्रिएट नहीं हो सकती क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। इस वजह से हम ड्रग को पहले ना वाटर सॉल्युबल बनाते हैं फेस 1 और फेस 2 रिएक्शन की वजह से, लिवर में जो होती है मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है। तो ताकि वो ब्लड में रहें, इजीली फिल्टर हो सके किडनी में और यूरिन में निकल जाती हैं। इसलिए लिवर मेटाबॉलिज्म का गोल होता है कि ड्रग को ज़्यादा पोलर या वाटर सॉल्युबल बनाना ताकि वो एक्सक्रिएट ईजिली हो सके, ठीक है। ओके, फेस 1 रिएक्शन में क्या होता है, फेस 1 रिएक्शन में क्या होता है और फेस 2 रिएक्शन में, ये तो मैं ऐसे बता रही हूँ, पहले मैं बाद में दूसरा बता। फेस 1 रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना OH और NH2 ग्रुप ऐड होता है। जो ड्रग होती है ना थोड़ी सी वाटर सोल्यूबल होती है, थोड़ी सी वाटर सोल्यूबल होती है। देन जो हमारा ना फेस 2 में पोलर मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट होती हैं जिसको हम ग्लूकुरोनाइक एसिड कहते हैं, उसकी अटैच होती है। वो जब जुड़ता है कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है ड्रग के साथ, वो ना फुली वाटर सोल्यूबल बन जाती है, ठीक है। फेस 2 के बाद वो डायरेक्टली वाटर सोल्यूबल बन जाती है, ठीक है, एक्सक्रिएट ईजिली हो सकती है। पहले देखो हमारे कोडिन, पहले हमारे जो है एग्जांपल दूंगी, ठीक है। कोडिन से हमारा क्या होगा, फेस 1 रिएक्शन। कोडिन जब हम ओरली लेते हैं तो वो क्या होती है, प्रो ड्रग्ड होती है। देन उसके बाद फेस 1 रिएक्शन होता है, वो क्या होता है, मॉर्फिन में कन्वर्ट होती है। एंजाइम CYP समथिंग था, ठीक है। अब वो मॉर्फिन जो है ना थेरेपेटिक एक्शन अपना दिखाएगी, एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाएगी, उसके बाद उसे एक्सक्रिएट होना है, ठीक है। एक्सक्रिएट जब होगा, जब इसने अपना थेरेपेटिक एक्शन कर लिया तो फेस 2 रिएक्शन एक्टिवेट होगा, ठीक है। फेस 2 रिएक्शन की वजह से वो क्या होगा, वाटर सोल्यूबल हो जाएगा और एक्सक्रिएट हो जाएगा किडनी से या बाइल से या ऐसे, ठीक है, यूरिन से, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर लो। तो फेस 1 रिएक्शन जब होता है, पहले हमारा फर्स्ट 1 रिएक्शन होता है फेस 2 रिएक्शन की प्रिपेयर की वजह से, ठीक है। फिर ड्रग को प्रिपेयर करना फेस 2 रिएक्शन में आने के लिए, ठीक है। फेस 2 में क्या होता है, हमारी जैसे मॉर्फिन में ग्लूकुरोनिक एसिड अटैच होता है तो मॉर्फिन 6 ग्लूकुरोनाइड में कन्वर्ट होता है, वो इनएक्टिव भी हो जाती है और वाटर सोल्यूबल भी हो जाती है। पहले जो थी कोडिन मॉर्फिन में कन्वर्ट हो रही थी एंजाइम की वजह से एक्टिव फॉर्म में, अपना एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाया, अब बॉडी उसे रिमूव करना चाहती है, ठीक है, एक्सक्रिएट करना चाहती है। तो फेस 2 रिएक्शन एक्टिवेट हो गया। फिर वो क्या करेगा, मॉर्फिन को डायरेक्टली अपना इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और प्लस वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट। पहले जो ड्रग आई थी इनएक्टिव थी पर वो लिपिड सोल्यूबल थी, ठीक है। अब जो ये ड्रग आएगी वाटर सोल्यूबल हो जाएगी और देन इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब ड्रग जो है ना एक्सक्रिएट करेगा ऐसे यूरिन में, ठीक। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रिएक्शन फेस 1 में होते हैं और फेस 2 में होता है। फेस 1 जो प्रिपेयर करता है ड्रग को फेस 2 के लिए, फेस 2 डायरेक्टली इलिमिनेट कर देता है ड्रग को, पूरी बॉडी से इलिमिनेट करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फेस 1 रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। फेस 1 रिएक्शन में ये क्या होता है कि ड्रग में छोटी छोटी मॉडिफिकेशन आती हैं, जैसे एक फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है या मॉडिफाइड करना ताकि ड्रग ज़्यादा रिएक्टिव बन जाएं या एक्टिव हो जाएं, ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा, जैसे अब ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन हटता है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, वाटर से केमिकल तोड़ना, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल जैसे अब देख लो। अब इसका एग्जाम ऑक्सीडेशन क्या होगा, कोडिन जो मॉर्फिन में कन्वर्ट होगा ना वो किस एंजाइम की वजह से होगा, साइटोक्रोम P450 या वो हमने जो पढ़ा था, ठीक है, उसकी फैमिली का है। साइटोक्रोम P450 की फैमिली का है, CD Y20, मैं थोड़ा भूल गई हूँ, ठीक है। तो उसी एंजाइम की वजह से कोडिन मॉर्फिन में कन्वर्ट होगा और ये जो रिएक्शन होगा ना वो ऑक्सीडेशन होगा। एग्जाम्पल बता रही हूँ और दूसरे भी एग्जाम्पल होंगे बुक में, आप देख लेना। रिडक्शन में क्या होगा, बैक्टीरियल एंजाइम या हाइपोक्सिक सेल्स में होता है, ठीक है, रिडक्शन। और ईस्टर और अमाइड्स को तोड़ता है कौन, हाइड्रोलाइसिस में, ठीक है। ये रिएक्शन जो है ना एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस का। अच्छा, कॉमन एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, साइटोक्रोम P450 होते हैं। साइटोक्रोम P450 सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम फैमिली होता है जो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म में काम करता है लिवर में। फ्लेविन कंटेनिंग मोनोऑक्सीजिनेस FMO, ठीक है, FMO एंड भी साइटोक्रोम P450। और स्ट्रेस अमाइडेज, हाइड्रोलाइसिस के लिए स्ट्रेस और अमाइडेज जो होता है ना वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके, फेस 2 रिएक्शन क्या होता है, फेस 2 रिएक्शन में क्या होता है कि ड्रग या फेस 1 मेटाबोलाइट को वाटर सोल्यूबल बना के
बॉडी से आसानी से निकालने के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। अब ज़्यादा फेज 2 रिएक्शन में ड्रग फेज 2 रिएक्शन करके क्या हो जाती है, इनएक्टिव और एक्सक्रिएट हो जाती है। तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, ग्लूकोरोनाइडेशन, जिसमें ग्लूकोरोनिक एसिड अटैच होता है, मॉर्फिन जैसे मॉर्फिन ग्लूकोरोनाइड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सल्फेशन जैसे सल्फेट ग्रुप कन्वर्ट हो अटैच होना, जैसे एसिटामाइनोफेन सल्फेट, ठीक है। जैसे एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप ऐड करना, आइसोनाइजर एंड एसिटाइलेशन। आइसोनाइजर हमारे टीबी ट्यूबरक्लोसिस के लिए देते हैं, तो वो एक्टिव जब वो इनएक्टिव और देन वाटर सोल्यूबल बन जाती है तो वो इस आइसोनाइजाइड एसिटाइलेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मिथाइलेशन में मिथाइल ग्रुप ऐड होता है जिनमें कैटिकल अमाइन मिथाइलेशन, ठीक है। ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन में ग्लूटाथाइन अटैच होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, जैसे टॉक्सिक मेटाबोलाइट जैसे हो गए उसे डिटॉक्सीफाई करने के लिए हम ग्लूटाथाइन अटैच करवाते हैं। इसमें कॉमन एंजाइम होता है यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज होता है, सल्फोनाइल ट्रांसफरेज होता है, एन एसिटाइल ट्रांसफरेज होता है, मिथाइल ट्रांसफरेज होता है और ग्लूटाथाइन एस ट्रांसफरेज होता है। मीन्स की ट्रांसफर करना एक केमिकल दूसरे केमिकल, तो सारे जो एंजाइम्स होंगे वो ट्रांसफरेज होंगे, ठीक है। जैसे अब समरी दो फेज 1 में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, रिडक्शन में ऑक्सीजन निकल रहा था, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में वाटर टूट रहा था केमिकल रिएक्शन की वजह से। इसमें एंजाइम कौन से थे, साइटोक्रोम P450 थे, एस्ट्रेस अमाइडेज था, वो हाइड्रोलाइसिस करवा रहे थे, ठीक है। ड्रग को स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, ड्रग जो है ना पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा मॉडिफाइड होता है, एक्टिव होता है, या तो फिर वो ड्रग जो है ना इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। यहाँ तो फिर वो फेज 2 के लिए प्रिपेयर होती हैं, तो अपना थेरेपेटिक एक्शन दिखा के वो फेज 2 में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें कॉन्जुगेशन ग्लूकोरोनाइडेशन होती है, सल्फेशन होती हैं, वो सारे रिएक्शन होते हैं जिनमें यूडीपी सल्फोनाइल ट्रांसफरेज एनएसिटाइल ट्रांसफरेज मिथाइल ट्रांसफरेज सारे एंजाइम्स होते हैं। और इसमें क्या होती है, ड्रग जो है वाटर सोल्यूबल बनती है और एक्सक्रिएशन आसान हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर। अब ये चीज़ सबको पता होगी, हर इंसान का जेनेटिक मेकअप जो होता है ना बिल्कुल अलग होता है, सेपरेट होता है हर इंसान का। इस वजह से कुछ लोग फास्ट मेटाबोलाइज्ड करते हैं और कुछ स्लो करते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आइसोनाइजर ट्यूबरक्लोसिस के लिए ड्रग देते हैं, वो कुछ ना फास्ट एसिटाइलाइटर होते हैं और स्लो एसिटाइलाइटर होते हैं, ठीक है। और नंबर 2 कोडीन जैसे मॉर्फिन में कन्वर्ट होता है, तो C4 कौन सा एंजाइम था, CYP2D6, ठीक है। ये जो एंजाइम है ना CYP450 एंजाइम की फैमिली में से है, वो जो है ना कोडीन जो है मॉर्फिन में कोडीन को मॉर्फिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करता है। अब ये याद रखने की बात है कि C4YP450 एंजाइम जो होता है वो जीन वेरिएंट मेटाबॉलिज्म को स्लो भी और फास्ट दोनों कर सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है जीन की वेरिएशन पे, ठीक है। नंबर 2 एज और सेक्स। न्यूबॉर्न और एल्डर लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, एंजाइम सिस्टम इमेच्योर या कम एक्टिव होते हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न्स या एल्डर लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग या बच्चे जो होते हैं, उन लोगों के जो सिस्टम्स होते हैं वो इमेच्योर या कम एक्टिव होते हैं। तो फीमेल्स में कुछ एंजाइम लाइक CYP3A4 थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे न्यूबॉर्न्स में क्लोरोफेनिकोल मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ये बात याद करो, MCQ में हर 100 बार आया है। क्लोरोफेनिकोल जो होते हैं ना वो न्यूबॉर्न्स में अगर देंगे तो ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है UDP वो बच्चों में नहीं होता है, तो वो क्या होगा, वो क्या काज करवाएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम काज करवाएगा, ठीक है। डाइट और एनवायरनमेंट जैसे कुछ खाने या एनवायरनमेंट की टॉक्सिन एंजाइम्स को इंक्रीज़ करवाते हैं या इनहेबिट कर सकते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट हमारा इफेक्ट बहुत करता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। तो जैसे चारकोल ग्रिल्ड फूड, ठीक है, और जैसे वेजिटेबल्स हो गए, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हो गए जैसे क्यूरोसिफर जैसे फ्लावर्स वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं वो एंजाइम्स को इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। ग्रेप फ्रूट जूस जो से होते हैं वो CYP3A4 इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। तो ड्रग लेवल बढ़ जाती हैं, टॉक्सिन इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, ओके। ड्रग इंटरेक्शन, अच्छा वो क्या होता है, अगर एक ज़्यादा ड्रग लो तो वो एक दूसरे की मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकती है। अगर एक से ज़्यादा ड्रग लो तो एक दूसरे की मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकती हैं, इंड्यूस या इनहिबिट करके, ठीक है। जैसे रिफाम्पिन जैसे होता है वो इंड्यूस करता है CYP एंजाइम्स को, ज़्यादा करवाता है। तो दूसरी ड्रग जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है वो कम इफेक्टिव होगी यहाँ पे। अब हम देखते हैं ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है। अब ये समझो कि जब एक ड्रग दूसरी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इनहेबिट करें या इंड्यूस मीन इन्हांस करें या इनहेबिट करें, उसे हम ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। अगर कोई ड्रग लिवर के एंजाइम को, अब जैसे अब कोई ड्रग जैसे लिवर के एंजाइम जैसे CYP450 एंजाइम्स को अगर स्टिमुलेट करती है, ज़्यादा करती है, तो आपको क्या लगता है, जो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगी जैसे रिफाम्पिन, ये जो है ना TB की ड्रग है, ठीक है, उसके साथ हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि रिफाम्पिन जो होती है ना CYP450 एंजाइम्स की
एक्टिविटी को ज़्यादा कर लेती हैं, इंड्यूस करती हैं। तो क्या होगा, ज़्यादा एक्टिव होगी तो ज़्यादा वो क्या होगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है ना वो भी इस एंजाइम पे डिपेंड होती है। तो वो क्या होगी, ज़्यादा जल्दी मेटाबॉलिज्म होगी, जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगी बॉडी से। तो क्या होगा, इसका कम जो इफेक्ट होगा कम होगा और अनवांटेड प्रेगनेंसी का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो ये बात याद कर लो, हमें याद रखना होता है कि अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे ये इंड्यूस वाला एग्जाम्पल देखा, अब हम देख रहे हैं इनहेबिट वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अगर कोई ड्रग लिवर एंजाइम की वो ब्लॉक कर दे या दूसरी ड्रग प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं होती, उनका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। जाहिर सी बात है, एक ड्रग जो लिवर एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जो दूसरी ड्रग हम लेंगे वो प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं होगी, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, टॉक्सिसिटी का रिस्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिमेटिडीन, जैसे हम अल्सर की दवाई होती है, ठीक है, तो वो CYP एंजाइम्स को इनहेबिट करती हैं। अगर पेशेंट साथ में वारफिन ले रहा है तो ब्लड थिनर जो होती है वारफेरिन, तो वो वारफिन क्या होगा, मेटाबोलाइज्ड होगा, क्या होगा, स्लो मेटाबोलाइज्ड होगा, तो ब्लड ज़्यादा थिन हो जाता है और ब्लीडिंग का रिस्क और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एक एंजाइम जो मेटाबोलाइज कर रहा था, मेटाबॉलिज्म कर रहा था, अगर वो ब्रेक हो गया, ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा, उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, तो ब्लड में उसकी क्वांटिटी क्या होगी, वारफेरिन की ज़्यादा होगी, और वो क्या करेगा, ब्लड को और ज़्यादा थिन करेगा, थिन कर करके क्या होगा, ब्लीडिंग रिस्क का ज़्यादा रिस्क हो सकता है। तो याद रखो कि सिमेटिडीन जो होती है वो मेटाबॉलिज्म को कट कर दे, C फॉर सिमेटिडीन कट्स मेटाबॉलिज्म, सो ड्रग लेवल इंक्रीजेस। ठीक है, अच्छा, इजी जो होती हैं, अब निमोनिक्स बताऊंगी, जो इंड्यूसर होती हैं एंजाइम्स के, इंड्यूसर के, क्रेप GPS, क्या, क्रेप GPS। ठीक है, ये जो होती हैं वो हमारी एंजाइम इंड्यूसर होती हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग आ जाती हैं, कार्बामेजेपिन, रिफाम्पिन, अल्कोहल, फेनाइटोइन, ग्रीसोफ्लूविन, फेनोबार्बिटोल, सल्फोनाइल यूरियस, ये क्या करती हैं, एंजाइम्स को इंड्यूस करवाती हैं। अब दूसरी जो है वो कौन सी ड्रग होती हैं, एंजाइम्स इनहेबिटर, वो कौन सी ड्रग होती हैं, सिकफेसिस-कॉम, क्या, सिकफेसिस.com। ठीक है, ये याद कर लो। सोडियम वेलाप्रेट, आइसोनाइजाइड, सिमेटिडीन, कीटोकेनाजोल, फ्लूकेनाजोल, अमायोडायरोन, क्लोमोफेनिकोल, एर्थ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड्स, सिप्रोफ्लेक्सिसिन, ओमिप्राजोल, मिटनडाइजोल, ये जो सारी ड्रग्स होती हैं वो क्या करती है, इनहेबिट करती है ड्रग्स को, एंजाइम को इनहेबिट करती है, क्या होती है, एंजाइम इनहेबिटर होती हैं। इंड्यूसर्स जो होते हैं वो फास्ट मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ड्रग का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा। ठीक है, और जो इनहेबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्लो मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ज़्यादा ड्रग का इफेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ें याद कर लो। अगर कोई TB का पेशेंट है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का, अगर हम निरफार्मिन प्रिस्क्राइब किया है तो साथ में हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रेगनेंसी का रिस्क ज़्यादा करेगी। ठीक है, सिमेटिडीन जो अल्सर के लिए हम दवाई देते हैं तो उसके साथ हम वारफिन नहीं ले सकते, क्योंकि वारफिन की इफेक्ट वो ज़्यादा करेगी और ब्लड ज़्यादा थिन होगा और ज़्यादा ब्लीडिंग का चांसेस होगा। ठीक है, हम जो है एंटी फंगल जैसे कीटोकेनाजोल हमने अभी पढ़ के आए हैं, वो क्या थे, इनहिबिटर थी। तो क्या होगी, एंजाइम एक इनहिबिट हो गया तो मेटाबॉलिज्म होगी ही नहीं, तो क्या होगी, स्टेटिन की लेवल ज़्यादा हो जाएगी और वो क्या करेगी, मायोपैथी। तो एंटी फंगल अगर जब हम ड्रग ले रहे हैं, जैसे कीटोकेनाजोल हो गया, वो क्या करेगी, इनहिबिट करेगी एंजाइम C4YP450 एंजाइम को, तो हम उसके साथ क्या नहीं ले सकते, स्टेटिन क्या होती हैं, ड्रग्स होती हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, अगर हम वो लेंगे तो उसकी लेवल को ब्लड में ज़्यादा करेगी, तो वो क्या करवाएगी टॉक्सिसिटी, मायोपैथी करवाएगी। ठीक है, जैसे एर्थ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होगी मैक्रोलाइड की फैमिली में से, तो वो क्या होगा, डिजॉक्सिन और थियोफाइलिन की ड्रग को उसकी एक्टिविटी को ज़्यादा करवाएगी। ठीक है, ये हम जो पढ़ रहे हैं वो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, ग्रेप फ्रूट जूस जो होती हैं वो हमारी पोटेंट नेचुरल इनहिबिटर्स होती हैं। ठीक, तो हम वो CYP450 एंजाइम्स को इनहिबिट करती है नेचुरली। अच्छा, रिटोनाविर एंटीवायरल HIV ड्रग है, तो उसके साथ हम